हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सभी बढ़िया चल रहे होंगे और सभी का बढ़िया प्रिपरेशन भी हो रही होगी आप सभी की एज वेल। ऑल दी बेस्ट। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डोंट बी प्रेशराइज, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत कूल टाइप में बहुत आराम से जितना आपको लिया जा रहा है उतना ले लीजिएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा डीपली अब जाने का टाइम नहीं है कि आप उसके अंदर कोई आपको अगर पॉइंट मिल गया तो उसके अंदर डीपली आप जाओ और उसको समझो। मतलब लिटले ऊपर की रिवीजन प्रॉपर कीजिएगा कि हम ऊपर ऊपर से रिवाइज अप कर सकें उसको, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है नेट एग्ज़ाम का और टाइम बहुत लिमिटेड है फ़िलहाल आप लोग के पास। एज़ पर द डिमांड एंड सिचुएशन मैंने आज कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ डाले हैं, तो आज हम उसी की क्लास लेंगे। अब मैंने कुछ दिन सोचा है कि मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट MCQ और इम्पोर्टेंट अगर छोटे छोटे 2-2 या 4-4 मिनट के भी लेक्चर होंगे तो उनमें एक एक टॉपिक उठा के या एक एक पॉइंट उठा के जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, तो रिफ्रेशमेंट के लिए भी जब आप स्टडी से उठो तो भी अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ स्टडी भी हो जाएगी और साथ के साथ आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और ज़्यादा टाइम आप लोग का ना वेस्ट करते हुए या फिर कुछ भी मान लीजिए इस चीज़ को उसको यूटिलाइज़ कैसे भी किया जा सके, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लिया जाए और पिक हम एक MCQ देख लेते हैं। प्लीज़ फॉलो मी एंड शेयर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम इनकम टैक्स के आज हम कुछ MCQs देखेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर कैसे हमने ये रिवाइज़ करने। कुछ 10-15 MCQ हैं, वो भी हम जस्ट अब देख लेते हैं। पहले मेरे आंसर देने को हर क्वेश्चन में मेरा एक गैप रहेगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उसका आता है तो पहले अपने माइंड में सोचना। ये वीडियो एक्चुअली आपको बाद में मिलेगी, लेकिन जब भी आप देखोगे तो आपके पास 1-2 सेकंड का टाइम होगा। मैं हर क्वेश्चन के बाद एक गैप रखूँगी, आप अपने माइंड में सोच सकते हो। आंसर मैं भी दूंगी आपको, डोंट वरी। ओके, स्टार्टअप करें। बिल्कुल कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्टअप करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो क्या कहता है, इनकम टैक्स इज़। तो इनकम टैक्स इज़ को हम क्या कहते हैं। इनकम टैक्स इज़ क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट होता है, बिजनेस टैक्स के लिए माना गया है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए माना गया है, या नन ऑफ दिस। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्ट टैक्स होगा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो एनी नॉर्मली हमें इसे पता है और जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो ये होता है हमारा ए डायरेक्ट टैक्स। क्या होगा, ए डायरेक्ट टैक्स। इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आता है द टर्म प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर को कहते हैं, कैलेंडर ईयर को कहते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले जो फाइनेंशियल होता है इसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो मुझे इसका डी लगता है डियर। ये जो लाइन प्रीवियस ईयर हमने जो वर्ड लिया है ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी जो MCQ हम करेंगे इसमें हम सिर्फ आंसर करेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन क्लास होगी वो नेक्स्ट होगी। तो मुझे जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट जिसमें डिफरेंस करने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है, तो उनके अंदर एक क्विक 5-7 मिनट का क्लास अपलोड करूँगी मैं, उसके अंदर आप देखना। तो इनके अंदर वो ये पॉइंट से मिल जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा और जल्दी भी रहेगा आपको ये। फिर आता है इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड। इनकम टैक्स के एक्ट को कब पास किया था, बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आता है ये वाला आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1961 को ये पास आउट हुआ था। और डियर ये जो क्वेश्चन है मैंने सबसे इम्पोर्टेंट लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है हम एक्चुअली रिवीजन के चक्कर में जो ये इजी अब क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा
और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आते ही हम उनमें घबरा जाते हैं। तो ये क्विक रिवीजन आप पे इसलिए ये भी काम आएंगे। एमसीक्यू बहुत आपको 2 मिनट देखने हैं, नज़र मारनी है और आपको आंसर पता लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become a resident at least। कहते हैं एक सिटीज़न है इंडिया का, वो अब्रोड जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ में जा रहा है, तो उसे रेजिडेंट होने के लिए इंडिया में कितने दिन स्टे होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था, 2 बेसिक कंडीशन होती है, उसमें एक 182 डेज़ की होती है और एक 60 डेज़ की होती है। तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है वो 182 डेज़ की अप्लाई होती है। 3 एक्सेप्शन केसेस हमने पढ़े थे, तो उन एक्सेप्शन केसेस के अंदर हमने ये भी देखा होगा आप सभी ने कि ये एक्सेप्शन केसेस के अंदर, तो ये जो 182 डेज़ वाली है वो 3 एक्सेप्शन केसेस के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5th MCQ हम पढ़ते हैं। 5th MCQ है हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इन केस इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। कहता है इनकम जो बिज़नेस की है, जो बिज़नेस है वो फॉरेन कंट्री पे है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो वो किस केस में टैक्सेबल है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। भाई ये इसका आपने अगर केसेस पढ़े होंगे तो 8 एक केसेस है, उसमें एक केस आता है ये वाला, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो रेजिडेंट है जो सारी टाइप के टैक्स भरेगा। इसमें सिर्फ एक ऐसा केस आएगा जिसमें वो टैक्स नहीं भरेगा, वो होएगा जो फॉरेन इनकम होएगी वो वहीं ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है और उसको फिर बाद में लिमिटेड किया जा रहा है इंडिया। टैक्स हमेशा एक जगह भरा जाता है, तो उस केस में सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल नहीं होता, बाकी जो 7 केस है सब में ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्सेबल है। ओके, बाय द वे अगर नहीं पता तो कोई ना, आप जाइए और एक बार 1 सेकंड में ही आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहाँ से पक्का आता है, 99 नहीं कहती 95% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है, व्हाट फॉर द क्लासेस ऑफ एसएनसी ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस। कौन सी क्लासेस, क्या मतलब एसएनसी की कौन सी क्लासेस को देखा गया है जिसके बेस पे हम रेजिडेंस देखते हैं? इंडियन फॉरेनर के बेस पे देखते हैं कि ये रेजिडेंस है या नहीं है इसका, रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, फर्म या कंपनी। बहुत इजी है और हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं और अभी हमने क्लियर भी किया है। तो ये 3rd वन इसके अंदर अच्छा सूट कर रहा है, सी। तो इसका आंसर कौन सा है? सी। तो इसका आंसर कौन सा है? सी। इस हम रेजिडेंस को क्या बोलते हैं? रेजिडेंट, या रेजिडेंट बोलते हैं, नॉट ओनली रेजिडेंट बोलते हैं, या नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। ओके हाँ जी ओके। क्वेश्चन नंबर 7th का क्या है? इनकम जो नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया। यही क्वेश्चन जो आपको बता रही थी, जो इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, कौन से, अगर वो रेजिडेंट भी इंडिया का, कौन से केस में नहीं होता? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव हुई है इंडिया में तो टैक्सेबल होता ही है। इनकम अक्यूर हुई है तो भी टैक्सेबल होता ही है। फॉरेन इनकम है, मैंने अभी अभी आपको केस समझाया था कि फॉरेन इनकम हो चाहे ना हो वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। लेकिन ये देखो लास्ट पॉइंट, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा और ईजी भी है, तो बस समझने वाला बच्चा 1 सेकंड में कर देगा ये। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्राउट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो फॉरेन इनकम जो अनटैक्स हो चुकी है और वो हम रिमिटेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर, तो अल्टीमेटली वो रेजिडेंट के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है फॉरेन के अंदर। क्लियर है भाई? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बस ऐसे ही क्लियर ही चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए आप, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज़ इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ। कंप्यूट कर रहे हैं हम टैक्स, जो टैक्स को, तो एग्रीकल्चर की इनकम किसकी टोटल इनकम इंक्लूड होती है? इंडिविजुअल की, कंपनी की, फर्म की, या लोकल अथॉरिटी? सिंपल है, इंडिविजुअल की। ए इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, सैलरी रिसीव करी
एग्रीकल्चर फर्म ने सैलरी रिसीव बाय एग्रीकल्चर फर्म मैनेजर। तो एग्रीकल्चर फर्म मैनेजर है कि वो फर्म का मैनेजर है और फार्म का, तो वो उस सैलरी को वो कहाँ टैक्सेबल कहाँ इंक्लूड होती है, वो प्रोफेशनल इनकम कहलाई जाएगी, सैलरी इनकम कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी, कैपिटल। देखो प्रोफेशनल और कैपिटल का हमें पता है, ये ऑप्शन है ही नहीं। पॉइंट आता है सैलरी इनकम कहलाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। सीधी सी बात है भाई, फार्म के मैनेजर को मिलनी है। और एग्रीकल्चर इनकम होती है लैंड डिराइव्ड, लैंड से डिराइव्ड कोई भी इनकम होती है उसको कहते हैं। उसके मतलब उस पर हम काम करते हैं। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं डाल रहे, आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर, इट इज़ ना सैलरी इनकम। तो ये सैलरी इनकम में इंक्लूड होगी। तो इसका ऑप्शन आता है बी, इसका ऑप्शन आएगा बी। ओके, नेक्स्ट आ गया परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रॉन एंड कर्ड इन इंडिया इज़ कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। कहता है परसेंटेज इनकम का, जो अगर हम कॉफ़ी सेल जो ग्रो करके हम उसे बेचते हैं तो उसको कितना एग्रीकल्चर इनकम कंसर्न करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 सेक्शन है इसके, एक तो टी से रिलेटेड है, एक लेटेक्स एंड क्यूरिक्स, और एक कॉफ़ी। लेटेक्स एंड क्यूरिक्स इज रिलेटेड टू रबर, और एक है कॉफ़ी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-40, 65-35 रेशो, और कॉफ़ी के अंदर 2 तरह के हैं, 75-25 और 60-40। तो ये 60-40 उसमें होता है जो ग्राउंड करके हम उसके अंदर काम करते हैं और उसे एक्चुअल में एक रूप दे देते हैं। तो अल्टीमेटली वो उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कर दिया तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कम हो जाएगी, तो वो 60-40 में कन्वर्ट होगा। बट ये डायरेक्ट की डायरेक्ट है, तो अल्टीमेटली इसका जो रेशो रहेगा 75-25, तो इसका डी ऑप्शन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वापस कह रही हूँ, एक मतलब कि देखो चांसेस होते हैं। हम इम्पोर्टेंट, मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के रख दिए यहाँ पे जो मुझे लगता है और जो मोस्टली आते भी हैं। तो क्विक रिवीजन है, करते जाना बस। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़। अगर एग्रीकल्चर लैंड से कोई रेंट रिसीव हुआ तो उसे हम कौन सी इनकम कहेंगे, कौन सी इनकम कहेंगे भाई, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। कौन सी इनकम कहेंगे हम उसे, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, क्योंकि वो लैंड से मिली ना हमें। डिडक्शन अलाउ करी ग्रोस सैलरी पे। ग्रोस सैलरी पहले टोटल सैलरी निकलती है, फिर ठीक है, फिर ग्रोस सैलरी निकालते हैं हम। पहले सैलरी निकालते हैं, फिर आफ्टर एड अप करते हैं, फिर उसके अंदर ग्रोस सैलरी आती है। तो उसके अंदर किस ग्रोस सैलरी में किसका डिडक्ट आउट होता है। पहला पॉइंट, ग्रोस सैलरी में हमें जो डिडक्शन मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स से, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो जो ये डिडक्शन इन सब की मिलती है, लेकिन ग्रोस सैलरी में कौन सी मिलती है, वो इनकम टैक्स की मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, नेक्स्ट है 13 आता है सैलरी इंक्लूड किसको करता है। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश रिसिप्ट, रिक्वेस्टिक्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, या ऑल ऑफ दीज। देखो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती है सैलरी में, आप कुछ भी दो तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आर वैलिड, तो ये इसका आंसर है डी। फोर्थ है मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जेम्पशन की इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज। मैक्सिमम अमाउंट कितनी हमें एग्जेम्पशन मिल सकती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट के अंदर। इट्स ऑप्शन इज़ राइट इज़ बी। इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर है इसका कौन सा आंसर है, बी। बी ठीक है। 5 लाख। द 15th इज क्या कह रहा है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है मिलता है, या तो फुली एग्जाम्प्ट होता है, या एग्जाम्प्टेड एक सर्टेन लिमिट तक होता है, या एग्जाम्प्टेड इन बिग सिटी, या सिर्फ बिग सिटी में एग्जाम्प्ट होता है, या फिर एग्जाम्प्टेड फॉर या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है। HRA हम बहुत पढ़ते आए हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट है। तो इसकी आपने 3 कंडीशंस पढ़ी होंगी। तो अल्टीमेटली एक सर्टेन लिमिट तक तो होता है, तो ये इसका आंसर क्या है, 20, सॉरी बी। इसका आंसर क्या है, बी। तो आई थिंक सो आप सभी को ये सारे 15 के 15 MCQ समझ आए होंगे। तो मैंने एक क्लास यहाँ पे अपलोड कर दी है, अभी हम नेक्स्ट क्लास भी अपलोड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बस रिवाइज़ करते रहना और MCQ सॉल्व आउट। तो यहाँ पे आपको शायद मैक्सिमम कितना टाइम लगा होगा, 15-1 मिनट लगी होगी, वो लग गया तो कोई बात ना, नेक्स्ट टाइम हम इससे भी कम टाइम लेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंटिन्यू आप लोग के लिए क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस डाल सकूँ, MCQs डाल सकूँ, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स डाल सकूँ।
तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।